बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस का डेटा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का एफआईएस डेटा बना हुआ है और उसकी क्या कहानी इस समय चल रही है, क्योंकि एफआईएस ने हमें थोड़ा सा निराश ही किया हुआ है। 2400 करोड़ की सेलिंग कल के सत्र में एफआईएस करके ले गए, 4256 करोड़ रुपए की बाइंग कल डीआईएस करके ले गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पॉजिटिव है, लेकिन एफआईएस पॉजिटिव नहीं है। यही मार्केट का सबसे बड़ा नेगेटिव भी है। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर हैं, कौन सी इंडिसेस हैं जो कि आज ग्लोबल फ्रंट पे ठीक ठाक काम कर रही हैं या खराब काम कर रही हैं। सभी में ग्रीन मार्क का कल डाउ में करीब 1.25% की तेजी देखने के लिए मिली। शंघाई में करीब 0.5% तेज हुआ। हैंसेंग निकाई करीब 1/4 से 0.5% तेज। कोस्पी में करीब 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिली। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि यहाँ पर गिरावट दिखा रहे हैं। तो टॉप गेनर्स वाले काउंटर्स में सैनोफिकॉन करीब 12.25%, गोदफ्रे फिलिप्स करीब 9%, टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 9%, नायकल करीब 7%, प्रकाश इंडस्ट्रीज में अब करीब 7% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज के सत्र में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। वीकनेस वाले काउंटर में देखें, यहाँ पर त्रिवेणी टरबाइन करीब 7.5% नीचे, ग्लोबल स्पिरिट्स करीब 6%, टीबीटेक करीब 4.5%, केपीएल करीब 4.5%, आइनॉक्स इंडिया आफ्टर रिजल्ट्स करीब 4% नीचे है। एक बार देखिए मार्केट की स्थिति में इस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिजल्ट्स वाले शेयर्स और ये जो न्यूज़ वाले शेयर्स हैं इन पे ज़्यादा तेज इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब इस मार्केट में करना क्या है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीत सर, अभी क्या कर रहे हैं मार्केट में? बाय करने का समय है या अभी होल्ड करने का समय है या अभी बेचने का समय? एक्चुअली बाइंग का टाइम नहीं है, हमें रुकना चाहिए बाइंग के लिए, क्योंकि ये और एडिशनल टैरिफ लगेंगे। कैसे लगेंगे वो टैरिफ, वो सब देखना पड़ेगा। जो रवैया लिया है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का है इंडिया के साथ, और अभी बात टैरिफ्स की नहीं है, बात सैंक्शंस की हो रही है। सो ट्रम्प का जो पैतरा था टैरिफ्स का, वो इंडिया के ऊपर काम नहीं किया, तो अभी वो टैरिफ्स पे जूझ गए हैं, सैंक्शंस पे लग गए। अभी अगर आप देखोगे ना, 1998, 2008 और 2020 का जो क्रैश आया था, वो अगर हम प्ले आउट करेंगे तो देखोगे कि आप पहले बार 15 महीने का फॉल आया था, बाद में 13 महीने का फॉल आया था, और उसके बाद में अभी जो फॉल आ रहा है, कोविड के बाद में फॉल आया था, वो 9-8 मंथ्स का था। तो जब हम तैयार है ऐसी फॉल के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1-2 क्वार्टर का आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिले मार्केट में। तो मार्केट में नेगेटिविटी अभी देखने के लिए मिल सकती है। अभी खरीदारी का समय एज पर विनीत सर नहीं है। लेकिन कुछ एक अपडेट्स जो कि हम दे देते हैं। टैरिफ पर ही इस समय रोज़ अपडेट्स देने पड़ते हैं। देखिए, भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा, उन्होंने कहा 25% तो ठीक है, मैं इसको टैरिफ को और बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा? क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीद कर मोटी कमाई की है और रूस ने उस पैसे से जो कि भारत ने क्रूड ऑयल खरीदने के लिए दिए थे, उस पैसे से यूक्रेनी लोगों को मारा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस पर भारतीय सरकार का भी एक बयान है। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम की प्लीज़ शो द ग्राफिक्स। भारतीय सरकार का एक उस पर बयान है कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय तेल विक्रेता देशों ने यूरोप को तेल बेचा। दुनिया भर में तेल की दिक्कत होने लगी थी। हमारे रूस के तेल खरीद से कीमतें स्थिर हुई इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में। और भारत के इस कदम को उस समय अमेरिका ने सराहा भी था कि आपने ग्लोबल एनर्जी जो प्राइजेज़ हैं, जो एक्स्ट्रा बढ़ गई थी, उनको आपने कंट्रोल करने में मदद की। भारतीयों को सही दाम पर हमें ईंधन मुहैया कराना सरकार की ये जिम्मेदारी है। यूरोप ने 2024 में रूस से करीब 67.5 बिलियन का कारोबार किया है। ये भारत ने भी कहा, भारत ने कहा कि रूस से जो यूरोप का कारोबार है वो हमारे कारोबार से अभी भी ज़्यादा है। तो ये पक्षपात है कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ना सिर्फ हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया ने लास्ट ईयर रूस से करीब 1.6 करोड़ टन
एलएनजी खरीदी, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक का। यूरोप फर्टिलाइजर, केमिकल, स्टील खरीद अभी भी रूस से कर रहा है। अमेरिका खुद भी जो आरोप लगा रहा है, वो खुद भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, केमिकल खरीदता है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर के लिए, पैलेडियम का इस्तेमाल ईवी के लिए, इन दोनों का इस्तेमाल करता है अमेरिका, जिनका जो खरीदता है वो रूस से। भारत को टारगेट करना अन्यायपूर्ण है और हम अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे आगे। विनीत सर, ये टैरिफ वॉर जो था, अभी तक माना जा रहा था कि चाइना को केंद्रित करके किया गया, फिर उसके बाद आया कि बहुत सारे कंट्रीज से ट्रेड डील करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने दोस्तों के साथ भी दोस्ती का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो अभी उनका जो लास्ट ट्वीट था जिसमें उन्होंने 25% टैरिफ हाइक की बात की थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ ए फ्रेंड बट हम टैरिफ 25% करेंगे। अब वो जो बात कर रहे हैं वो दोस्ती वाली कतई नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है सर, इसमें सरकार क्या फैसला लेगी? क्या हम भी रिटेलिएशन पर जाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, या ये मामला सुलझ जाएगा? नहीं, देखिए ये ना 0-1 काइंड ऑफ इवेंट है, सॉरी +1 -1 इवेंट है। या सुलझ गया तो बढ़ जाएगा मार्केट, लेकिन जिस तरह से भारत ने यूएस को चैलेंज किया है बाय नॉट एग्रीइंग टू द टर्म्स, मुझे लगता है कि ये सुलझने वाला नहीं है। एंड ये थोड़ा सा मेरे को बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। सर, तो ऐसे में क्या करें? मतलब देखिए, 25 तारीख को यूएस का डेलीगेशन आ रहा है इंडिया में। 7 तारीख को टैरिफ लगना है पूरी दुनिया पर, जो भी जिन देशों पर टैरिफ लगना है वो इफेक्टिव होना 7 तारीख से, यानी कि परसों से। 8 तारीख को टैरिफ जो रशिया वाली जो बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को एक दी हुई है अल्टीमेटम की, 8 तारीख तक अगर आपने सीज़ फायर की बात नहीं की यूक्रेन से तो मैं आप पर नए नए सैंक्शंस लगा दूंगा। तो वो जो पुतिन का फ्रस्ट्रेशन है वो इंडिया पर भी निकल सकता है, और वो निकल भी रहा है कुछ हद तक। तो ये 7 और 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन मार्केट के लिए। कैसे ट्रेड करें 7 और 8 तारीख को ध्यान में रखें, और फिर अगर 8 तारीख तक कुछ भी गंभीर हो जाता है तो ये जो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए उनका दल आ रहा है 25 तारीख तक, उसको कैसे डील करें? देखिए, अपने को ना, ये मुझे नहीं लगता है अगर ये लोग सैंक्शन लगाएंगे इंडिया पे तो इनका दल आएगा इंडिया में नेगोशिएट करने। क्योंकि अगर आप सैंक्शन लगा देते हो तो फिर आप नेगोशिएट करने की क्या बात आती है? तो सैंक्शन लगाएंगे तो इनका दल इंडिया में नहीं आएगा। और जिस तरह से बात चल रही, देखिए इंडिया ना अपने कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट खेलता है। हम कतई किसी को पता नहीं लगने देते हमारी चाल क्या रही। और मुझे लगता है कि बड़बोलापन और एक्शन, इसमें काफी कुछ है। मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स हैं इनके कंट्रीज को चेक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने गूगल पे भी सीसीआई का केस चालू कर दिया है, एक है ना, प्रोब चालू कर दिया है। तो ऐसे उनके पास कई ऐसे फैतरे हैं जो यूज कर सकते हैं टू रिटेलिएट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो सर देखिए, जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, इन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था बिकॉज ऑफ जो सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर। अब आपको क्या लग रहा है कि इन तेल कंपनियों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि इस तरह के अल्टीमेटम मिल रहे हैं, इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं बातों को लेकर, तो क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया के ऊपर पहले भी सैंक्शन लग चुके हैं, हमने ग्लोबल मेल्टडाउन में भी रिकवर किया है, और कोविड के बाद में तो रिबाउंड किया था वेरी हैंडसमली। तो ये जो सैंक्शंस लगाएंगे ना, ये अपने इकोनॉमी के लिए स्ट्रक्चरली हार्मफुल हो सकता है। अभी तक उन्होंने बिल्कुल ट्रेड सर्विसेज की तो बात नहीं की है, लेकिन एक कोई अमेरिकन रिपब्लिकन है जो H1B वीजा को बैन करने की बात कर रहे हैं।
अगर ऐसा होता है तो काफी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, हालांकि इसके वर्क अराउंड तो होते ही है, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि अमेरिकन कॉरपोरेट्स को ही तकलीफ हो जाएगी। ये ग्लोबलाइजेशन का ईरा है और आप आइसोलेशन में चल नहीं सकते। अगर आप इंडिया को आइसोलेट करने को देखोगे तो काफी उनको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो सर इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अगर बाय पोजीशन हो या सेल पोजीशन बनानी हो तो क्या करें और किस में बनाएं? नहीं, मुझे लगता है कि ये मार्केट में ज्यादा पोजीशन लेना नहीं चाहिए। ओके। अगर आपको लेना है तो ओएनजीसी में आप खरीदारी कर सकते हो, और क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीजें सारी हो रही है उसमें ऑयल के दाम बढ़ने की क्षमता काफी है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि अमेरिकन लॉबी क्या, अगर आप देखोगे तो उनको तकलीफ है कि प्राइस कम करने के बावजूद भी रशियन ऑयल बिकता है, तो इनको प्राइसिंग पावर नहीं मिल रहा है, इनको मोनोपोली करनी है वर्ल्ड में। देखिए, इन्होंने वेनेजुएला के सैंक्शन किया है, इराक को सैंक्शन किया है, और अभी अभी वो रशिया को सैंक्शन करे, तो तीन बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उनको इन्होंने सैंक्शन किए हैं। और अभी अगर ये अपना ऑयल परचेसेस फ्रॉम रशिया से रोकेंगे तो इनका बेसिकली प्लान क्या है कि रशिया को इक्वेशन से आउट कर दो तो पूरा आपका वर्ल्ड पे डोमिनेंस आ जाता है हर चीज के ऊपर। तो यही इनका गेम प्लान है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। तो मेरा मानना है कि ये पॉइंट पे आप बाइंग सेलिंग को अवॉइड करें और अपना कैपिटल प्रिजर्व करने की ओर ध्यान दें। ठीक है। तो इस समय अभी कैपिटल प्रिजर्व करना ही सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी होगी और यही आपको करना है इस समय मार्केट में। देखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट अगर जाएगा भी तो बता कर जाएगा, मतलब कि आपको ट्रिगर देकर जाएगा, खबर बता कर जाएगा। तो उस समय हमें रिव्यू कर लेना है। अभी फ़िलहाल ख़रीदारी की जल्दी नहीं करनी है, ये विनीत सर का मानना है। विनीत सर, एक चीज़ और, जिन देशों ने डील कर ली है उनकी भी अपनी एक शिकायत है। उसमें जापान आ गया है। जापान कह रहा है कि भाई हमने जो डील करना तो आसान था लेकिन उसको पूरा करना बड़ी दिक्कत हो रही है, और डील जो है वो लिखित में तो है ही नहीं। और ना सिर्फ जापान की, यूरोप की, कोरिया की, किसी के साथ डील लिखित में नहीं है। और जापान को कार पर टैरिफ कम कराने को लेकर चिंता हो रही है क्योंकि अमेरिका ने शुरू में जापान की कारों पर करीब 25.5% का टैरिफ, 25% का टैरिफ लगाया था और 2.5% का पहले था, तो कुल इफेक्टिव टैरिफ था 27.5%। अब नई डील के तहत 15% टैरिफ आ गया, लिखित में है नहीं। अब इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15% टैरिफ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो, इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत हो रही है। जापान की जीडीपी में करीब 10% हिस्सा केवल और केवल जो कार वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में उससे आता है। सर, ये अगर डील हो भी जाती है तो ये डील में दिक्कतें आगे आने वाली हैं। ये ऐसा ही है कि एक बिजनेस डील जब आप बड़ी करते हैं तो उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और अमेरिका कितना इस रवैये के साथ, जिस रवैये पे वो अभी चल रहे हैं, इस रवैये के साथ वो कितने सॉफ्ट हो जाएंगे लोगों के साथ, कंट्रीज के साथ, आई मीन। देखिए, आपको समझना चाहिए कि यूरोप ने डील फाइनलाइज करने के लिए 6 महीने का मोहलत ली है। साउथ कोरिया ने तो साफ मना कर दिया है। जापान ने बोला है कि हम जापान और यूएस के खुद के गवर्नमेंट को ये डील रैटिफाई करना पड़ेगा। जापान की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को जब से ये डील का सिग्नेचर हुआ, अनाउंसमेंट आई थी, तब से उनके ऑपोजिशन को बहुत आवाज बढ़ रही है। ये प्रेस में नहीं आता है पर ये हकीकत है। ये डील ईयू के साथ जो डील है, इनको जो मेजर इकोनॉमीज है उनको बहुत दिक्कत है। फ्रांस है, इटली है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रम्प के साथ डील होगी। जहां तक चाइना की बात है, चाइना ने उनको अच्छी टाइट की वाइटल कंपोनेंट सप्लाई करना बंद कर दिया। इसकी वजह से उनको यूएस को
यूएस को आना पड़ा चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए, ना कि चाइना को यूएस के साथ आया नेगोशिएट करने के लिए। सो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका बैकफुट पे है। वो अपना दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब वर्कआउट नहीं होने वाला है। उनको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी काफी यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, तो वो सारी चीजें कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। तो ये कोई डील यूएस के साथ किसी भी कंट्री की होने वाली नहीं है। जहां तक जिन कंट्रीज ने इनके साथ डील की, फॉर एग्जांपल वियतनाम है या जो अन्य छोटे छोटे देश है, उनका लगभग 20% ऑफ इकोनॉमी ना यूएस को जाती है। तो उससे उनके जीडीपी पे तो डबल डिजिट का फटका पड़ेगा, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऐसी चीज। तो उन लोगों ने अमेरिका के साथ डील की है, पर उनका फायदा यह है कि अमेरिका उनको कुछ बेचता भी नहीं है। तो आप 0% अमेरिकन पे टैरिफ्स लगा दो, 15% आप वियतनामीज गुड्स पे टैरिफ लगा लो, खर्चा कौन करने वाला है? प्राइस कौन दे रहा है? प्राइस तो अमेरिकन ही भर रहे हैं ना। तो आप देखोगे कि ये इम्पास जो है, और दूसरी चीज है वर्ल्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के बिना चल ही नहीं सकती है। इंडिया से जितना ग्रोथ आता है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी को ड्राइव करता है, बाकी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी स्लो डाउन में। तो अगर ये इंडिया के ऊपर आज की डेट में जो करना चाहते हैं, उसमें आप एक देखोगे कि हो सकता है कि इंडिया की जीडीपी जो 6.5% से ग्रो करती हो, 5 या 5.5% भी ग्रो करे, बिकॉज ऑफ दिस। बट अपना जो इकोनॉमी है लगभग 68 to 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन है अपनी, और ये आने वाले 3-4-5 सालों में लगभग 75% ऑफ कंजम्पशन पहुंचने वाला है। तो आप इंडिया को ना एक झटका तो दे सकते हो, लेकिन आप मिटा नहीं सकते, और नुकसान इन्हीं सबका है। तो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, और इंडिया को इग्नोर किया तो दिक्कत उनको भी होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारा $10 बिलियन का दवाइयों का एक्सपोर्ट है, और उनका जो जेनरिक दवाओं का ख़रीदने का जो मार्केट शेयर है उसमें हम 50% हैं। तो अगर वो हमसे दवाई नहीं खरीदेंगे तो वो अपने मरीजों को इलाज कहाँ से कराएंगे? और उनकी जो कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, वो इतनी महंगी दवाइयां देती हैं कि उनका हेल्थ केयर बिल लोगों का बहुत बढ़ जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनियों का तो मतलब कोलैप्स ही हो जाएंगी वहाँ पर, जिस तरह की अगर वो जेनरिक खरीदती हैं। भले ही वो आयरलैंड से खरीदती हैं, स्विट्ज़रलैंड से भी दवाइयाँ खरीदती हैं, बहुत ज़्यादा खरीदती हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा खरीदती हैं। करीब $13 बिलियन का उनका एक्सपोज़र है स्विट्ज़रलैंड से, और $11 बिलियन के करीब का आयरलैंड से, इस तरह का कुछ एक्सपोज़र है उनका। हमारे से $10 बिलियन का, हम 3rd पोजीशन पर आते हैं। लेकिन आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश जो हैं वो सस्ती दवाइयाँ नहीं बनाते हैं जिस तरह की हम बनाते हैं। सर, फार्मा सेक्टर के लिए क्या होगा? उन्होंने 29 सितंबर की एक डेडलाइन रखी हुई है। कौन सी डेट की? 29 सितंबर की। उन्होंने अपनी कंपनियों को कह रखा है कि आप दवाओं के रेट कम करो, और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भी प्रेशर आया, तो उन्होंने तीनों को क्लैरिफिकेशन, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं लाइक ग्लैनमार्क, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, इन सभी ने लगभग क्लैरिफाई किया था कि हमारे को अभी यूएस से कोई नोटिस नहीं आया कि दवाओं के रेट कम करो। देखिए, अगर अमेरिकन दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी तो इंडिया की दवाई को भी थोड़ा बहुत कट करना ही पड़ेगा ना। तो बेसिकली थोड़ा तो प्रेशर रहेगा उसमें। हो सकता है कि पी थोड़ा डिफ्लेट हो जाए, और थोड़ी करेक्शन आ पाई है स्टॉक्स में। पर फिलहाल के लिए स्टेटस को है, फार्मा में अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, उसमें मार्जिन कंप्रेशन का प्रेशर हो सकता है। ठीक है।
एक और खबर सर, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर राजीव आनंद बैंक के नए एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं। 25 अगस्त से पदभार संभाल रहे हैं। अगले 3 साल तक के लिए वो पद संभालेंगे। 24 अगस्त 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। राजीव आनंद एक्सिस बैंक के पूर्व डेप्यूटी एमडी रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं एक बड़े इंडस्ट्री वेटरन एक इंडसइंड बैंक जैसे बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, जिन पर कि अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज का आरोप लगता रहा। उनके पूर्व एमडी अप्रैल में रिज़ाइन करके भी चले गए थे। 3 महीने से पद खाली पड़ा था। कैसे देखना है सर इंडसइंड को? देखिए देखिए आरबीआई ने जब अप्रूवल दिया है राजीव आनंद ज्वाइन करे, तो मुझे लगता है कि ये बैंक में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। लेकिन इनका ना काफी डैमेज हो चुका है। इनको इमेज इंप्रूव करने के लिए थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो पहले करेंगे, वो एग्रेसिव कैंपेन भी लेके आएंगे। और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो इनका फ्रेंचाइज भी इस्टेब्लिश्ड है, तो इनको ग्रो करने को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो सर अभी इंडसइंड बैंक में क्या करें, खरीदें या बेचें? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए और देखते हैं क्या पॉलिसी, क्या इनिशिएटिव लेके आते हैं और कैसा स्ट्रेटेजी बनती है आगे जाके राजीव आनंद की, क्योंकि मार्केट बहुत एग्रेसिवली डायनेमिकली चेंज हो रहा है और उसके चलते आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। ठीक है। अगला सवाल सर, पेटीएम पर, जहां पर कि अलीबाबा ग्रुप ने एग्जिट लिया है। करीब 6% हिस्सा 1020 रुपये पर शेयर पर बेचने की खबरें हैं। हिस्सा बिक्री कल के क्लोजिंग प्राइस से 5% कम पर हुआ है। सर कैसे देख रहे हैं पेटीएम को? हम काफी पॉजिटिव है पेटीएम पे। तो आपको इसमें बने रहने की हम सलाह देते। ठीक है। डीएलएफ सर, इसके रिजल्ट आए कल मार्केट बंद होने के बाद। रेवेन्यू में करीब 100% का जंप देखने के लिए मिला, 99.4% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट में देखें तो करीब 18% का जंप देखने के लिए मिला है। एबिटा करीब 59% अप हुआ और मार्जिन्स करीब 13.4% आए हैं एज़ कम्पेयर टू 16.8। तो डीएलएफ में मार्जिन्स की प्रॉब्लम आई है। एबिटा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ा है। अब क्या करना चाहिए विनीत सर? ये जो एक क्वार्टर कहें हम, ये हम कहें कि पीक लग गया है या अभी रियल इस्टेट में और नए पीक लगने बाकी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर सेक्टर या ज़्यादातर लोग अब नौकरी की तलाश में हैं, परेशान हैं। सेक्टर्स में अनसर्टेनिटी बहुत फैल गई है। फार्मा सेक्टर में अनसर्टेनिटी है, आईटी में अनसर्टेनिटी है। तो मकान खरीदेगा कौन? और नहीं खरीदेंगे या परेशानी होगी तो फिर इनके प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स थे वो बिकेंगे कैसे? देखिए, हमें ना 2-3 चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मार्केट में डीएलएफ ऑपरेट करता है ना, वो गुड़गांव का है और वहां पे बैक ऑफिस की जॉब बहुत ज्यादा है जो आउटसोर्स होती है। अभी एआई इतनी तरक्की कर रहा है ना, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि साल या क्वार्टर में, हर महीने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है। तो साझा है कि ये सारे जो जॉब्स है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस करते हैं, वो आपके एआई करेंगे और यहाँ पे भी काफी जॉब लॉसेस होने वाली है। तो ईएमआई पे इंडस्ट्रीज जो है, सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपका रियल एस्टेट, ये सब है ना, मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग स्लो डाउन में जाएंगे और आपको ये सारी चीजों में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने या साल भर तक कुछ होने वाला है। तो रियल इस्टेट पर सर, मतलब ओवरऑल ठीक है, डीएलएफ का हमने मान लिया कि डीएलएफ का एक ज्योग्राफिकली बेनिफिट है, लेकिन कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पर कि तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में आप जब मार्केट हाइस पे तभी आप प्रॉफिट बुक करोगे ना, या आप करेक्शन में बुक करोगे। जिधर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये इंडस्ट्री एक ब्रेक लगने वाला है। आप देखो, डीएलएफ को छोड़ के बाकी के जितने भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज को आप देख लो, सबके रिजल्ट्स एकदम से रेवेन्यूज काफी उनके इम्पैक्ट हो चुके हैं।
और हमें दिख रहा है कि स्लो डाउन आएगा। सही है सर। आइनॉक्स में अगर हम देखें तो आइनॉक्स के कल रिजल्ट आए थे। आइनॉक्स के रिजल्ट में रेवेन्यू में करीब 14% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट में करीब 16% का जंप था। नेट एबिटा में करीब 8% का जंप, और मार्जिन्स में करीब 22.4% के मार्जिन्स देखने के लिए मिले एज कम्पेयर टू 23.7% के। आइनॉक्स इंडिया पर सर आपका व्यू? आइनॉक्स इंडिया आप होल्ड करके रखिए, ये वाइटल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। और हालांकि थोड़े वैल्यूएशंस डिमांडिंग है, हमें लगता है कि थोड़ी सी अपसाइड इसमें आ सकती है। देखिए ये स्टॉक मार्केट के साथ भी गिरेगा, ये नहीं है कि ये अगेंस्ट मार्केट जाने वाला है, लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये सनराइज इंडस्ट्री का पार्ट है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, अगले 5-7 साल के लिए ग्रोथ इंटैक्ट है। तो आपको इसमें बने रहने की सलाह दें। ठीक है। काइटेक्स गारमेंट सर, इसके भी रिजल्ट आए थे कल मार्केट बंद होने के बाद। रेवेन्यू में करीब 3.5% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट करीब 24% गिरता हुआ दिखाई दिया। एबिटा करीब 15% डाउन हुआ। मार्जिन्स करीब 380 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखाई दिए। ये सर जो रिजल्ट्स हैं इसमें मार्जिन जो है देखिए थोड़ा रेड साइड पर है। 21.2 से घट के 17.4% है, तो मार्जिन्स बढ़े नहीं हैं, इनफैक्ट घटे हैं। सर कैसे देख रहे हैं विनीत सर काइटेक्स गारमेंट को? ये कंपनी मेरे बाय लिस्ट पे नहीं है, क्योंकि इनकी जो यूएस सब्सिडरी वो काफी लॉसेस करती है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी में ऑल्दो इनके फंडामेंटल्स और इन्होंने जो गाइडेंस दिया है बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। ठीक है सर। इस समय कोई डिफेंसिव शेयर है जो कि आपको लगता है इन सारे एनवायरनमेंट में अगर कोई फंस गया है और 10-20% का पोर्टफोलियो में लॉस है तो पर्टिकुलर 1-2 स्टॉक्स में स्विच कर ले तो थोड़ी राहत रहेगी? नहीं, मार्केट का बीटा ही प्रॉब्लम है ना अभी, तो आप अल्फा कैसे जनरेट करोगे? मार्केट रिस्क ही काफी हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई स्टॉक अभी रेकमेंड करूंगा। आपको मैंने बताया कि एक नेचुरल, देखिए आपको है ना, एक आपके व्यूअर्स को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, अमेरिकन इकोनॉमी ट्रम्प कितनी भी कोशिश करे सस्टेन नहीं करेगा। वहां पे कंजम्पशन हिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ओवर कंजम्पशन है। सो उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1, आज की डेट में उनके कोई डॉलर खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि डॉलर इन्फ्लेटेड है। तो ये दोनों चीजें डाउनवर्ड एडजस्ट होने वाली है। तीसरी चीज, जितने भी एक्सपोर्टिंग आइटम्स है इंडिया से यूएस में, एंड स्पेशली सर्विसेज, जो एआई है, वो आपकी हर वॉक ऑफ लाइफ, आपकी हर एक चीज में इनरोड्स करने वाला है। और जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होगा ना, जॉब लॉसेस बढ़ने वाले हैं। यूएस से डॉलर का प्रेशर आएगा। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, तो आपको ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। और ये जो अभी जो सैंक्शंस की बात चली, इस पे वो एक है ना, तेल में पानी डालने के बराबर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको समझना चाहिए कि आपको कंजम्पशन वाली स्पेस से हटके मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और केमिकल्स, ये ऐसे 4-5 सेक्टर है जिसमें आपको आपकी निवेश कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। रूरल कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, लेकिन अर्बन कंजम्पशन बहुत ही स्लो डाउन होने वाला है इन द शॉर्ट रन। तो जो मैंने आपको जो सेक्टर्स बताए उनमें आप निवेश किए तो ये आपके लिए हाइडिंग प्लेसेस बन सकती है। पर क्या नया पैसा लगाए मार्केट में? मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए। लेट द सिचुएशन क्लैरिफाई, लेट द ये जो गर्माहट है उसको सेटल डाउन हो जाने दीजिए। इकोनॉमी को एक डायरेक्शन मिले तो वही टाइम पे इन्वेस्ट करना उचित रहेगा।
विनीत सर, वैसे तो इस समय तक अंशुल जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आज अंशुल जी पता नहीं कहाँ रह गए, मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन विनीत सर ये बताएं मार्केट में कि जो ये डायरेक्शन चल रहा है ये कितना, मतलब हम कहाँ तक की तैयारी करके रखें मार्केट में डाउनफॉल को लेकर, कि अगर ये 25 तारीख तक की अनसर्टेनिटी है या उसके आगे भी ये जानी है, तो हमें कितना % तक मतलब मार्केट को संभाल के रखना है कि हाँ यहाँ तक मार्केट गिर सकता है, इन लेवल्स नहीं इन पर्टिकुलर लेकिन परसेंटेज में या डाउन साइड, और वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें डिस्काउंट हो जाएंगी और कुछ हद तक हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, फंड पर मोर देन 10% फॉल की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट है। मोर देन सर कितना % बोला आपने? मोर देन 10%। मोर देन 10% गिरने की मार्केट के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हैं। ये तो विनीत सर ने इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया है। विनीत सर, लेकिन मार्केट में 10% अगर गिरा तो आपको क्या लगता है सर सबसे ज़्यादा क्या गिरेगा? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में काफी करेक्शन आ सकती है। आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी प्रेशर में है, लेकिन रुपया घटने के रुपया डेप्रिसिएट होने के कारण इनकी जो डायरेक्शन है नीचे की वो थोड़ी थम गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर्स काफी स्ट्रेस देंगे मार्केट, और इससे आपका पूरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की जो रिलेटेड सेक्टर्स है वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है सर, चलिए विनीत सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ दर्शकों के पसंदीदा गेस्ट अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। अंशुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। अंशुल जी कहाँ रह जाते हैं आप? अरे कहीं नहीं। मतलब अरे बड़ी छोड़िए, हंसी आ रही है, मत पूछिए। मतलब अच्छा नहीं पूछ रहे सर, आपने बोल दिया नहीं पूछ रहे, लेकिन अच्छा चलिए बताइए मार्केट में क्या लग रहा है, अभी कौन से लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? बैंक निफ्टी फाइनली ब्रेकडाउन दे रही है सर, 55,149 वीकली स्विंग लो है। कल भी डिस्कस किया था कि अगर आज रिकवरी नहीं आई तो फिर 55,149 स्विंग लो है, इसको टेस्ट करने नीचे जाएगी, और इसी लेवल को टेस्ट करने हम नीचे जा रहे हैं। तो प्रोबेबली आज या कल के सेशन में ये लेवल टेस्ट हो जाएंगे, वहां से कुछ हद तक बाउंस बनना चाहिए अगर रिवर्सल बनेगा तो। अगेन दैट बीइंग सेड, छोटे मोटे हमने मतलब पुट बाई दिए हैं 40-50 पॉइंट के, बट मेजरली कोई हम बड़ा शॉर्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। साइन ऑफ फर्स्ट रिवर्सल पे लंबे बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग्स प्ले करेंगे। अभी छोटे मोटे स्कैल्प शॉर्ट जरूर प्ले कर रहे हैं, बट कोई बड़ी क्वांटिटी कमिटमेंट नहीं है। बड़ी क्वांटिटी बड़ा पैसा हम तभी कमिट करेंगे जब ऑन द लॉन्ग साइड हमको बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा। इस एफआईआई के इतने शॉर्ट के लेवल पे मैं कोई बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ।